हेलो बच्चों। वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, जिसको कि नाम देते हैं लेवलिस थ्योरम। ये थ्योरम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह के कंजर्वेशन लॉज के साथ जुड़ी है। एक तरह का कंजर्वेशन लॉज है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स में किसी भी तरह का जो कंजर्वेशन लॉ होता है, किसी भी तरह की क्वांटिटी की कंजर्वेशन की बात होती है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी को, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको सिमेट्री कहते हैं, उसके साथ एसोसिएट होती है। तो किसी भी तरह का कंजर्वेशन हमेशा एक इंटरेस्ट का टॉपिक होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फिजिकल सिस्टम की ऑब्जर्वेशन को करना चाहें, फिजिकल सिस्टम देखना चाहें। आपके पास लियोविलिस थ्योरम को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हम किसी डायनेमिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहें, हमें एक डायनेमिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो हम क्या करें, एक तो उसके लिए कोऑर्डिनेट और मोमेंटम, इन दोनों के टर्म में आप अपनी एनालिसिस करिए सारी। मतलब आप एट अ टाइम किसी पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है अगर, तो आपको उसकी डायनेमिक्स की समझ होने के लिए आपको उसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। और हम कोऑर्डिनेट को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का नोटेशन है जो हमने यहाँ पर ले रखा है। और मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम कह सकते हैं। तो अब क्या होना है कि जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए किसी टाइम टी पर ये दोनों कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे, तो आप उसका एक तरह से फेज डिफाइन कर रहे हो। फेज मतलब उसकी जो भी वेरिएशन है उसके अंदर, वो जो भी जिस भी तरह से वेरी कर रहा होगा पोजीशन के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, वो सब कुछ आप अब एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इस स्पेस की बात करेंगे जिसमें एक कोऑर्डिनेट एक एक्सेस कोऑर्डिनेट है, दूसरी एक्सेस मोमेंटम है, तो हम एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे कहा जाएगा फेज पॉइंट। और हम कैसे कहेंगे कि हम जिस सिस्टम या जिस पार्टिकल की एनालिसिस कर रहे हैं उस पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर फेज स्पेस में ये एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हमने अपने डायनेमिकल सिस्टम को एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार्टेशियन सिस्टम है हमारे पास, तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में यूज करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रूप में किसी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर हमारे पास फेज स्पेस के टर्म में भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अच्छा अब आप कह रहे हो कि हमारा पार्टिकल जरूरी थोड़ी है कि उसी पोजीशन पे रहे, तो उसका तो पोजीशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसका पोजीशन मान लो कुछ क्यू के है किसी टाइम t1 पर, उसी हिसाब से उसका मोमेंटम पी के है किसी टाइम t1 पर। अब समय बीतता रहता है, सिस्टम इवॉल्व करता है, सिस्टम समय के साथ चेंज होता है। चेंज होते होते वो किसी आगे आने वाले समय में वो जो क्यू के है वो मतलब वो एक नया कोऑर्डिनेट हो गया टाइम t2 पर, और उसका एक नया मोमेंटम भी हो गया किसी टाइम t2 पर। तो अब हम कहेंगे कि ये पहले शुरुआत में हम इसको माने कि शुरुआत में ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था। मान लो ये वॉल्यूम है हमारा कुछ लैम्डा कुछ सिग्मा 1। इस वॉल्यूम में कोई पॉइंट ए था जिसकी लोकेशन कैसे थी, क्यू के एट टाइम t1 और पी के एट टाइम t1। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद वो एक नए वॉल्यूम में पहुंच गया जहां पॉइंट बी है, जहां ये है क्यू के एट टाइम t2 और पी के एट टाइम t2। तो आप कह रहे हो कि समय के साथ साथ फेज पॉइंट जो था वो ए से बी तक गया। तो इसको हम कहते हैं स्वार्मिंग, कि ये एक तरह से जैसे लग रहा है कि रेंगने वाला जीव रेंगता है, ऐसे हमारा फेज पॉइंट रेंग रहा है। और ये जो पाथ उसने फॉलो किया इसको हम कहेंगे फेज ट्रेजेक्टरी। तो हमारी ये फेज ट्रेजेक्टरी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली किसी डायनेमिकल ऑब्जेक्ट को एक नए स्पेस में उसके सारे डेवलपमेंट को शो कर रहे हो, कैसे टाइम के साथ वो डेवलप हो रहा है, कैसे वो t1 से t2 जब समय बीता तो किस तरह से वो पर्टिकुलर एक वॉल्यूम से निकल के दूसरे वॉल्यूम में चला गया, जहाँ पहले था वहाँ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, जहाँ गया वहाँ एक नया कुछ वॉल्यूम जैसा हो गया है। तो अब हम कहेंगे कि क्या इस पूरी स्वार्मिंग के दौरान, इस पूरे इवोल्यूशन के दौरान, ये जो वॉल्यूम था लैम्डा 1 और या गामा 1 और ये जो पूरा दूसरा वॉल्यूम है गामा 2,
इनमें किसी तरह कोई रिलेशन होगा क्या? ये जो फेज पॉइंट, मान लो अब तो एक फेज पॉइंट की बात करें, यहाँ बहुत सारे फेज पॉइंट होंगे, यही सारे फेज पॉइंट अब यहाँ जा कर के आए हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो रहा होगा कि गामा 1 और गामा 2 में कोई रिलेशन होगा, या कुछ भी यूनिक वैल्यू गामा 1 और गामा 2 की हो सकती है? तो यहाँ हमारे सामने सवाल क्या है? बेसिक सवाल ये है कि जब ये फेज पॉइंट इवॉल्व करेंगे तो उस समय वो जो गामा होता है, वो जो फेज स्पेस में जो वॉल्यूम घेरे होते हैं, उन वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा? गामा 1 और गामा 2 में किस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है? तो एक जो पॉसिबल रिलेशन है गामा 1 और गामा 2 के बीच में, ये एक थ्योरम के थ्रू रिलेट होता है, और वही जो थ्योरम है उसे हम लियोविलिस थ्योरम कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द इनसाइट ऑफ दिस थ्योरम, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको हम लिख सकते हैं इन फेज स्पेस जो आप ये बना रहे हो, फेज स्पेस, इन फेज स्पेस नंबर ऑफ फेज पॉइंट, इन फेज स्पेस नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, in the volumes कुछ gamma 1 and gamma 2 of the phase space are the same, तो जितने फेज पॉइंट इस गामा 1 में है उतने ही फेज पॉइंट यहाँ गामा 2 में है। द पॉसिबल रिलेशन, अब आप कहोगे द पॉसिबल रिलेशन, the possible relation between gamma 1 and gamma 2, the possible relation between is given by Liouville's theorem, Liouville theorem। तो ये लियोविलिस थ्योरम के थ्रू हम एक इस तरह का संभावित जो संबंध है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो थ्योरम है, कुछ स्टेटमेंट होगा, तो अब हम इसका एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? ओके, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द distribution function is constant along any trajectory in phase स्पेस। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक वर्ड यूज कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ना व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसको हम एक तरह से डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये वैसा ही है कि नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द गिवन वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी, एंड उसके लिए हम एक डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें ऊपर, तो यहाँ पर हमने कुछ, ये एक वॉल्यूम माना है और इसके अंदर कुछ पॉइंट माने हैं। तो अगर वो पॉइंट इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिए जाएं, देन वी गेट अ फंक्शन रो। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये किसी वॉल्यूम में कितने फेज पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनके बारे में बता रहा है, या डेंसिटी फंक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन इसको हम कह सकते हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इट इज़ कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ कांस्टेंट और कंजर्व, एक ही चीज़ें लगभग कह सकते हो एक सेंस में। तो ये कहता है कि जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट होते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, वो कांस्टेंट होता है अलॉन्ग एनी ट्रेजेक्टरी इन द फेज स्पेस। अलॉन्ग एनी ट्रेजेक्टरी मतलब, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है फेज पॉइंट जब इवॉल्व करेंगे, पूरे फेज स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उनकी कुछ ट्रेजेक्टरी होंगी। तो ट्रेजेक्टरी कहने का मतलब है कि हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फेज पॉइंट जो है वो यहाँ से इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जैसे आप सोचो कि आपके पास एक फेज पॉइंट है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में फेज
पॉइंट थे, उसके बाद ये सब इवॉल्व किए तो फेज स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और फेज स्पेस में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये इस तरह का फेज स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो अब थ्योरम ये कहती है कि जितनी डेंसिटी यहाँ थी उतनी डेंसिटी इस आड़े टेढ़े से स्ट्रक्चर में भी होगी। तो भले देखने में लग रहा हो ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा है, आपको गामा 2 बड़ा दिख रहा हो, गामा 1 बड़ा दिख रहा हो, बट ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, थ्योरम ये कहती है कि जो डेंसिटी फेज पॉइंट की गामा 1 के लिए थी वही डेंसिटी फेज पॉइंट के लिए गामा 2 की भी होगी। तो अगर गामा 2 चेंज भी होगा तो उस हिसाब से पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि उनकी डेंसिटी और यहाँ की जो डेंसिटी है दैट विल बी सेम। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, फेज पॉइंट डेंसिटी, ये कंजर्वेशन को ये शो कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जस्ट मिनट, एक कुछ पेजेस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो हाँ, तो अब हमें इसको प्रूफ करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो डी रो बाई डी टी है दिस इज़ ज़ीरो, यानी कि जो फेज पॉइंट जो है हमारे पास उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी फंक्शन है, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर रो क्या है, रो इज़ द डेंसिटी फंक्शन, या आप कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फेज पॉइंट्स। सो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये इस थ्योरम को। और उन डेरिवेशंस में ज्योमेट्रिकल डेरिवेशंस भी हैं, आपके नॉर्मल जो डेरिवेशन हैं वो भी हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये थी कि लियोविलिस थ्योरम की एक और सिग्निफिकेंस थी। लियोविलिस थ्योरम का एक डेरिवेशन ऐसा है जिसमें कि हैमिल्टोनियन जो डायनेमिक्स है उसका इस्तेमाल होता है। इवन हम तो हर जगह ही करते हैं, तो हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का इस्तेमाल करने के लिए या तो हम ज्योमेट्रिकल तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएँ, या हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो हम दूसरी अप्रोच के थ्रू बढ़ते हैं, जहाँ हम फेज पॉइंट का फेज स्पेस में बहना वैसा ही मान लेते हैं जैसे गैस एज अ फ्लूइड फ्लो करती है। तो जैसे गैस चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल हैं, द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वैसे ही हम सोचे फेज स्पेस में हमारे फेज पॉइंट है जो लगातार डायनेमिकल स्टेट में है, मूव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो फ्लूइड के लॉज हैं वो फेज पॉइंट के ऊपर भी इक्विवेलेंटली तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो फिर हम उससे एक रास्ता निकालेंगे हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स को अप्लाई करने का, और वहाँ से हम लियोविलिस थ्योरम को प्रूव कर ले जाएंगे। तो ये एक रास्ता है जो कि बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक बुक है लैंडाउ एंड लिफिज की, लैंडाउ एंड लिफिज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकी बुक है, आई थिंक क्लासिकल फील्ड थ्योरी की है। तो इस बुक में सबसे पहला शुरुआती डेरिवेशन इस बुक से है, और उससे पहले गिब्स की एक किताब थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उस एंसेंबल थ्योरी यहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस की जाती, उसमें भी इसका डिस्कशन है। तो मैं उसी लिफिज और लैंडाउ की वो जो बुक है उसके डेरिवेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब इसकी स्टेटमेंट के रूप में आगे लिखेंगे कि टू प्रूव द थ्योरम कंसीडर, ये कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको एक नोट्स आपके पास हो जाए। कंसीडर द सिमिलरिटी बिटवीन फेज पॉइंट्स एंड गैस मॉलिक्यूल्स, तो हमने क्या कहा, फेज पॉइंट और गैस मॉलिक्यूल के बीच में एक समानता सोचते हैं, इस तरह से कि गैस जैसे फ्लो करते हैं मॉलिक्यूल वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। सो इससे क्या होगा, सो दैट द मूवमेंट ऑफ फेज पॉइंट इज equivalent to the steady flow
फ्लो ऑफ गैस सिंपली इन द मैथ कहाँ है वो उससे नहीं मतलब। तो जैसे हम समानता की बात करें तो फेज पॉइंट को और गैस मॉलिक्यूल की हम समानता सोचते हैं। अगर ऐसा सोच लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं वैसे ही हम फेज पॉइंट के मोशन को भी दे सकते हैं। तो मैथमेटिकली इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन जो फ्लूइड के फ्लो के लिए इस्तेमाल होती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे कि मैथमेटिकली इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। मैथमेटिकली हम इस पर फ्लूइड के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे मैथमेटिकली दिस कंडीशन, मतलब ये जो मान लिया हमने, दिस कंडीशन में एक्सप्लेन बाय, मैथमेटिकली दिस कंडीशन में एक्सप्लेन बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो कि फ्लूइड के फ्लो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन कैसे होती है कि डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो टाइम वी इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द कंटिन्यूटी थ्योरम। ये हमारी मैथमेटिकल इक्विवेलेंसी है उसकी। अब हम कह रहे हैं कि स्टडी फ्लो हो रहा है। स्टडी फ्लो होने का मतलब है कि इसमें से जो ये वाला टर्म है, ये जो सेकेंड टर्म होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ये अपने आप में 0 है। तो ये जो कंडीशन होता है ये स्टडी फ्लो की कंडीशन में ये टर्म 0 हो जाता है। तो जब रो फेज पॉइंट डेंसिटी है और v जो है वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी आप कह लो। तो जो स्टडी फ्लो की कंडीशन होगी वो ऐसे लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर द डायनेमिक्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स the steady flow is represented as del of rho time v is equal to 0। ये एक स्टडी फ्लो के लिए कंडीशन होती है जो कि हम इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कसिंग कि स्टडी फ्लो कैसे होता है, वो फ्लूइड डायनेमिक्स की बात है। अब हम थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। फॉर द ith स्टेट या ith पार्टिकल कह लो, फेज पॉइंट की बात करें, फॉर द ith स्टेट या ith पार्टिकल इन सिस्टम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। द इक्वेशन 2 गिव्स क्या करती है इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगी, समेशन ओवर आई डेल ओवर डेल एक्स आई, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये भी वेक्टर है, उसका ith कंपोनेंट ले रहे हैं, रो टाइम एक्स आई का डॉट इज इक्वल टू 0। देखो कैसे किया। आपको मालूम है कि जो डेल होता है इसके अंदर डेल बाई डेल एक्स और फिर डेल बाई डेल वाई जे और डेल बाई डेल जेड के इस तरह से होता है। सपोज़ आपने x को मान लिया है x1, y को मान लिया x2, z को मान लिया x3, या इन जनरल आपने मान लिया xi। ओके, i इज समथिंग डमी इंडेक्स हो गया आपका। और वेलोसिटी जो होता है इट इज़ यू नो दैट कि एक्स आई का डी एक्स आई बाई डी एट होता तो डी एक्स आई डॉट हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो गया। आप सोचो इसका आई कैप कंपोनेंट होगा, इसका आई कंपोनेंट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट लगने पे इसका आई कैप और इसका आई कैप मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया, तो सिर्फ आपके पास बचा डेल बाई डेल एक्स आई रो एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स आई इज़ द पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर द गैस, जो गैस की अगर बात करें तो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है। लेकिन फेज स्पेस में हमारे पास सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होता है, हमारे पास तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होता है। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर एक्स आई इज़ द पोजीशन कोऑर्डिनेट
गैस इन द कंटेनर, जिसके अंदर वो कन्फाइन है, इन द कंटेनर, बट इन फेज स्पेस, but in phase space the coordinates are, कौन कौन से coordinates होते हैं? the coordinates are p यानी generalized momentum and q यानी generalized coordinate। तो यहाँ पर कहीं लिख सकते हो p हाँ p कर दो, pi कर दें सिंबॉलिक फॉर्म में। p इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम और q इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो ये दो तरह के मोमेंटम और कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 को हम कैसे जनरलाइज कर पाएंगे फेज स्पेस में? हेंस द जनरल फॉर्म of equation 3 for phase space is now what? क्या होगा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो ऐसे लिखी जाएगी, सम ओवर आई डेल बाई डेल क्यू आई, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, जैसे आपने एक्स लिया था, ठीक है, आपने क्यू आई लिया, और फिर रो टाइम क्यू आई डॉट, ओके डन। आपने एक्स, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट कोई जनरल कोऑर्डिनेट माना था एक्स वाई जेड की तरह से, तो आपने एक्स आई कर दिया। लेकिन हमारे पास एक मोमेंटम का भी है, तो देयर विल बी पी आई रो टाइम पी आई डॉट। अब यहीं पे आपको समझना है, क्योंकि इन जनरल हमारे पास फेज स्पेस में दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट q, अब q1 भी हो सकता है, q2 भी, q3 कुछ भी हो सकता है, p1 भी हो सकता है, p2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरह कोऑर्डिनेट q है, एक तरह कोऑर्डिनेट p है। तो आपकी जो पूरी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों तरह के कोऑर्डिनेट के लिए जनरलाइज्ड होगी। तो अगर ऐसा है तो अब तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इसको आप ज़रा एक्सपेंड करो। इसको एक्सपेंड करने का मतलब क्या होगा कि आप इसको इस पर ऑपरेट कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन क्यू आई डॉट, फिर रो ऐसे रहेगा क्यू आई डॉट डिवाइडेड बाई क्यू आई। ऐसे ही इस दूसरे को करोगे तो डेल रो बाई डेल पी आई डॉट, और फिर हो जाएगा रो टाइम डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो रो का टर्म यहाँ पर है और रो का टर्म यहाँ पर है, तो इनको अलग कर दें। तो अलग करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा क्यू आई डॉट टाइम डेल रो बाई डेल क्यू आई प्लस पी आई डॉट डेल रो बाई डेल पी आई, एक ये हो गया। फिर आप रो अलग कर लीजिए, फिर आई अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल क्यू आई डॉट बाई क्यू आई और डेल्टा पी आई डॉट बाई डेल्टा पी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये क्या किया, देखो आपने, अगर मैं इसको आपको कलर के थ्रू दिखाऊं तो इस क्यू आई को आगे कर दिया आपने, क्यू आई डेल रो बाई डेल क्यू आई, ठीक है। फिर यहाँ पी आई को आगे लिख लिया, पी आई डेल रो बाई डेल पी आई। तो इन दो टर्मों से आपने ये पहला स्टेप लिख लिया। उसके बाद देखो रो को यहाँ भी है, रो यहाँ भी है, तो रो बाहर कर दिया और ये समेशन अप्लाई कर दिया, तो आई डेल क्यू आई डॉट बाई डेल क्यू आई ये आ गया, और डेल पी आई बाई डेल पी आई डॉट वगैरह है वो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना शुरू करेंगे, है ना। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को अब यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो बाय हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे लिखी जाती है कि एच हैमिल्टोनियन है तो डेल एच बाई डेल पी आई इज इक्वल टू क्यू आई, ओके, और डेल एच बाई डेल क्यू आई इज माइनस ऑफ पी आई। ये इक्वेशंस हैं,
स्टैंडर्ड, ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिनको कि हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन कहते हैं। अब खेल देखो, अब ऐसा करेंगे बच्चों कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मैंने गड़बड़ लिख दिया ना, यहाँ पर क्यू आई डॉट होगा, यहाँ पी आई डॉट होगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ऑल्सो डी टू एच बाई, पहली इक्वेशन को आप q के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, p के साथ तो पहले से डिफ्रेंशिएट है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई। इस इक्वेशन को क्यू आई के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये पहला टर्म आ जाएगा। और डेल टू एच बाई डेल पी आई, ऑलरेडी क्यू आई है, ये हम इसको ला रहे हैं, इसको यहाँ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा पी आई डॉट अपॉन डेल्टा पी आई। तो आपके पास ये वाले टर्म की वैल्यू आ गई यहाँ से, और इस वाले टर्म की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो क्या करोगे, तो आप इसको यूज करोगे 10। अब आप कहोगे 10, अगर कहीं क्यू आई डॉट अपॉन क्यू आई प्लस पी आई डॉट अपॉन पी आई लिखा है, तो इसका सिंपल से मतलब है कि डी टू एच बाई क्यू आई डेल्टा पी आई है और डी टू एच बाई डेल्टा पी आई क्यू आई है, ये तो जीरो हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ जो होंगे, चाहे आप पहले क्यू से डिफ्रेंशिएट करो चाहे पी से डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू, सो दिस इज़ जीरो। तो फाइनली ये जो पूरा टर्म है ये आपका जीरो दे देगा। सो इसका मतलब है अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें तो हम क्या लिखेंगे, 10 इक्वेशन 5 बिकम्स, हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 5 क्या बचेगा, सिर्फ पहला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा क्यू आई डॉट डेल रो बाई डेल क्यू आई पी आई डॉट डेल रो बाई डेल पी आई इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कह रहे हैं फेज स्पेस के अंदर डेंसिटी की बात करते हैं, तो आप कहोगे इन फेज स्पेस द डेंसिटी फंक्शन इज, द डेंसिटी फंक्शन इज रो, रो जो कि फंक्शन है q का और फंक्शन है p का, या कह दो फंक्शन है क्यू आई का और फंक्शन है पी आई का। तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा डी रो इज सम ओवर आई डेल रो बाई क्यू आई डेल रो पी आई, गड़बड़। तो दिस इज डेल पी आई, ठीक है ना। अगर हम डी रो बाई डी टी कह दें तो ये हो जाएगा डेल रो बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई बाई डी टी डेल रो बाई डेल पी आई बाई डी टी, यहाँ से हो जाएगा सम ओवर आई डेल रो बाई क्यू आई डॉट डेल रो बाई पी आई डॉट, क्योंकि पी आई का टाइम डेरिवेटिव क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव क्यू आई डॉट है और पी आई डॉट है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इक्वेशन नंबर 7 देखो, तो इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर 6 में खास बात ये है कि इक्वेशन नंबर 7 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7 we get d rho by dt is 0, ठीक है। यही तो है भाई, यही तो आ गया, ये पूरी चीज़
ये जो है और ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फेज स्पेस में वो कांस्टेंट होता है। तो ये थ्योरम जो है एक तरह से कह सकते हो कि एक फंडामेंटल थ्योरम है नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भी, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये चाहे स्टैटिस्टिकल सिचुएशन हो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो, चाहे नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो, दोनों में सेम होती है। तो जो मेन हमारी लियोविल्स थ्योरम है वो यहाँ से प्रूफ होती है। दिस ये क्या दिखा रहा है, दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन in phase space is constant। phase space is constant। ठीक है प्यारो, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको शो करते हैं। और एक खास बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस थ्योरम इज वैलिड इन इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन नॉन इक्विलिब्रियम condition। So this is the usefulness of Liouville's theorem। So that's enough for this particular section। मिलते हैं अगली क्लास में और बात करेंगे इसके आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स की। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।